आज से लगभग 10 साल पहले मैंने यूटीवी एक्शन टीवी चैनल के ऊपर एक मूवी देखी थी जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर। उस मूवी के अंदर एक ऐसी अनोखी चीज मुझे देखने को मिलती है जहाँ पे गाड़ियां ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। वो कॉन्सेप्ट मुझे इतना ज्यादा फैसिनेटिंग लगा था कि जब भी मैं अपने पापा के कार मारुति 800 के अंदर अकेला होता था तो मैं अपने गाड़ी के साथ अकेले बात करने की कोशिश करता था। क्या पता मेरी गाड़ी भी एक ऑटोमोबाइल निकले और अचानक से वो ट्रांसफॉर्म होके एक ऑटोमोबाइल में बदल जाए और मैं उसके साथ दुनिया बचाने निकल पड़ूं। और ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना ज्यादा तगड़ा लगा था। मैं ट्रांसफॉर्मर्स की जितनी भी मूवीज यूटीवी एक्शन पे आती थी उसे हमेशा देखता था। मोस्ट ऑफ द मूवीज शनिवार रात के 8 बजे टीवी पे आती थी। उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर्स की टॉयज इतनी ज्यादा महंगी होती थी। मैं जब भी माँ के साथ मेले पे जाता था उस टाइम पे एक टॉय तो जरूर से होती थी, लेकिन मैं उसे कभी खरीद ही नहीं पाता था क्योंकि एक एक टॉय लिटरली 400-500 रुपए की होती थी। उस टाइम पे स्कूल के अंदर जिसके पास वो टॉय होती थी ना, उसका एक ग्रुप में अलग ही ऑरा होता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ट्रांसफॉर्मर्स की उतनी बड़ी हाइप रही ही नहीं है। लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एक ऐसी मूवी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे लिटरली कार्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एंड पर्सनली इसे देख के मुझे बहुत ज्यादा दुख लगता है। और जब मैंने इस बारे में रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ कि ट्रांसफॉर्मर्स की इतनी तगड़ी कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी आज के टाइम पे लोग इसे भूल चुके हैं। देखो इसके पीछे कुछ रीजंस है। रीजन नंबर 1 है स्टोरी लाइन। देखो ट्रांसफॉर्मर्स की जो कॉन्सेप्ट थी वो असल में हॉलीवुड में डेवलप नहीं हुई थी। इसका ओरिजिन जापान से आता है जहाँ पे पहले इसके एनिमे शोज एग्जिस्ट करते थे जो जापान में इतना ज्यादा पॉपुलर थे कि इसके टॉयज रातों रात सेल हो रहे थे। और इसी को देखते हुए पैरानॉर्मल इस चीज को अमेरिका के अंदर लॉन्च करने के लिए, इसके टॉयज को सेल करके पैसे कमाने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स को 2007 के अंदर हमारे सामने लाते हैं। और यहीं पे माइकल बे का एंट्री होता है। माइकल बे अगर चाहते तो ट्रांसफॉर्मर्स की तगड़ी स्टोरी लाइन को हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपना ही एक अलग सा स्टोरी लाइन बना दिया और हमारे सामने 2007 का ट्रांसफॉर्मर मूवी ला दिया जहाँ पे इसकी स्टोरी लाइन इतनी शिट थी कि इस मूवी को बस 2 ही चीजों ने बचा लिया। एक था उड़ती गाड़ियां और दूसरी मेगन फॉक्स। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने क्रश को बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता है बिकॉज ही इज अ फट्टू। देन वो एक कार बाई करता है जो कि एक कैमरन होती है और अचानक से उसे पता लगता है कि उसकी कार एक ऑटोमोबाइल है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ऑप्टिमस प्राइम के साथ मिलके विलन मेगाट्रॉन को हराता है, जहाँ पे ऑलस्पार्क को मेगाट्रॉन के बॉडी के अंदर ही लगा देता है। जिसके बाद मेगाट्रॉन की डेथ हो जाती है और ऑलस्पार्क की कुछ टुकड़े हमारे मेन कैरेक्टर के पास रह जाती है और यहीं से इसकी स्टोरी लाइन खराब होनी शुरू होती है। मूवी 2 के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ऑलस्पार्क का थोड़ा सा पार्ट हमारे मेन कैरेक्टर के पास रह चुकी है और वही चीज उसके दिमाग के अंदर स्टोर हो चुकी है। जिसके बाद फिर से मेगाट्रॉन जिंदा हो जाता है एंड ऑप्टिमस प्राइम फिर से मेगाट्रॉन को हरा देता है। एंड एट दिस पॉइंट इस मूवी को अगर आप देखना चाहोगे तो इसके अंदर जो बैक स्टोरी हमें समझाई जाती है उसे बस वर्ड्स के साथ समझाई जाती है। कहीं ना कहीं मुझे इस मूवी को देख के इतना ज्यादा कभी कभार गुस्सा आता था जब मैं छोटा होता था। मैं आपको क्या ही बताऊं, आधे से ज्यादा जो सीन्स होते थे उसके अंदर जो बैक स्टोरी आता था वो अच्छे से दिखाना तो चाहिए, नहीं आपको बस इमेजिन ही करना पड़ेगा। अगर मैं इमेजिन ही करूंगा तो मैं मूवी देख ही क्यों रहा हूँ? आप मुझे ऑडियो बुक सुनाओ। और यहीं से इसका डाउनफॉल का दूसरा रीजन आता है कैरेक्टर प्रॉब्लम। इस मूवी के अंदर कैरेक्टर्स को ऐसे बाय बाय किया जा रहा था मानो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एट दिस पॉइंट माइकल बे चुटकी बजा रहा है, कैरेक्टर्स गायब हो जा रहे हैं। मतलब आप देखोगे अगर मेगन फॉक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करती है, आधे से ज्यादा लोग उसी को देखने के लिए थिएटर्स में गए थे, लेकिन पार्ट 3 के अंदर उसको ही हटा दिया गया। जहाँ पे इसका रीजन क्या था पता है? मेगन फॉक्स ने माइकल बे के ऊपर एक स्टेटमेंट पास किया था, माइकल बे असल में एक हिटलर है। इस स्टेटमेंट के बाद माइकल बे को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने मेगन फॉक्स को ही फायर कर दिया। अब चलो ठीक है कि ये साइड कैरेक्टर है, इसको हटा दिया गया, लेकिन पार्ट 4 में हमारा मेन कैरेक्टर वापस क्यों नहीं आया? सैम जो है जिसके साथ हमने लिटरली इतना अच्छा कनेक्शन बना लिया था उसी को हटा दिया गया। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि अगर आप एक फ्रेंचाइजी से एक मेन हीरो को ही हटा लोगे बिना किसी एक्सप्लेनेशन दिए तो लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही। जस्ट इमेजिन मार्वल एवेंजर्स अल्ट्रॉन के अंदर आयरन मैन को ही हटा दिया जाता तो आप कैसा फील करोगे? यहीं पे आधे से ज्यादा ऑडियंस इसी को फील कर रहे थे। असल में पार्ट 4 के अंदर लोग जितने भी गए थे थिएटर्स के अंदर वो इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें जानना था कि ऑप्टिमल प्राइम फिर से वापस जिंदा कैसे होता है। और यहीं से इसका डाउनफॉल का तीसरा रीजन आता है टाइमलाइन। इस मूवी फ्रेंचाइजी का टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा फक्ड अप है। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्वल का टाइमलाइन देखोगे तो अगर आप 6 साल के बच्चे को भी प्रॉपर मूवी एक सीक्वेंशियल वे में दिखाओगे तो उसे पूरा मल्टीवर्स समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रांसफॉर्मर का मूवीज को देखना चालू करोगे तो आपको आधे से ज्यादा पॉइंट्स
लिटरली समझने पड़ेंगे, उसके थ्योरीज देखने पड़ेंगे यूट्यूब के ऊपर, तब जाके आपको टाइमलाइन समझ में आएगा। क्योंकि असल में कॉमिक्स बुक्स में कुछ अलग लिखा गया था, माइकल बी ने कुछ अलग हमें दिखाया था, प्लस मूवी के न्यू डायरेक्टर्स जो आ रहे हैं वो कुछ अलग ही दिखा रहे हैं और उनके बीच में कोई इंटरकनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। लाइक अगर कोई ऑडियंस इस बड़े यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाएगा तो वो किस बेसिस पे बनाएगा, उसे कुछ पता ही नहीं है। हर दूसरे मूवी में कुछ अलग ही हो रहा है। और इसीलिए अगर कोई इंसान आज के टाइम में ट्रांसफॉर्मर मूवीज देखता है तो उसे असल में ट्रांसफॉर्मर्स की कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं लगती, उसे वो वीएफएक्स अच्छा लगता है, वो एक्शन अच्छा लगता है, वो बूम बाम हर जगह तूफानी चीजें हो रही है वो अच्छा लगता है। और यहीं से इसका डाउनफॉल का चौथा रीजन आता है, इसकी बजट और वीएफएक्स। देखो ट्रांसफॉर्मर मूवी किस लिए फेमस है, वीएफएक्स के वजह से। 2007 की मूवी आज भी अगर आप टीवी पे चला दोगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये 2007 की मूवी है। आज के कंपेयर में भी ये लिटरली वन ऑफ द टॉप स्टैंड्स होल्ड करती है। लेकिन एक चीज समझो, 2007 में इस मूवी की बजट कितनी थी, $200 मिलियन। तो सोचो 2014 में जो ट्रांसफॉर्मर की मूवी रिलीज होगी उसकी बजट कितनी होनी चाहिए, $400 मिलियन, $300 मिलियन, नहीं $200 मिलियन। मतलब इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। 10 साल हो गए लेकिन वीएफएक्स के ऊपर इन लोगों ने पैसा लगाया ही नहीं। मतलब जिस चीज की वजह से लोग इनके थिएटर्स में जाते थे उसी के ऊपर इन्होंने काम ही नहीं किया। मतलब ये लोग पैसे कमाने के अंदर इतना ज्यादा डूब चुके हैं कि इनको अपनी ही बर्बादी अपनी आंखों से नहीं दिख रही थी। और इसी वजह से अगर आप 2014 के ट्रांसफॉर्मर मूवीज को उठाओगे तो उसके अंदर जो वीएफएक्स होती है वो 2007 के मायने में बहुत ज्यादा कमजोर लगती है, इवन दो वो 10 साल बाद आई है। एट सम पॉइंट मूवी के फर्स्ट हाफ में तो आपको सब कुछ बूम बाम देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है यार चल रही है, देख रहा हूँ। और स्टोरी लाइन के बारे में तो छोड़ ही दो, कुछ है ही नहीं मूवी के अंदर बूम बाम के अलावा। और यहीं से इसका डाउनफॉल का लास्ट रीजन आता है, इसकी फ्रेंचाइजी। असल में हॉलीवुड के अंदर ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी क्यों आई थी, टॉयज बेचने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे इतने सारे फ्रेंचाइजीज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पोकेमॉन एग्जिस्ट करता है, मार्वल एग्जिस्ट करता है, डीसी एग्जिस्ट करता है, साथ ही में लेगोस, फिर माइनक्राफ्ट, फिर और भी बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज एग्जिस्ट करते हैं जिनके साथ कॉम्पीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्लस आप एक ऐसी चीज बेचते हो जो कि बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो कौन ही खरीदेगा। क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई भी फ्रेंचाइजी बच्चों को एक्वायर करना चाहती है तो कम से कम यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड योर स्टोरी लाइन। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के अंदर वही चीज सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि कॉमिक बुक और मूवी फ्रेंचाइजी के अंदर आकाश पाताल का अंतर है। अगर आप चाहो तो मैं उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना सकता हूँ। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज के टाइम पे ट्रांसफॉर्मर्स टॉयज सेल ही नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चों के पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ टॉयज आ चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मर्स की जो मार्केट वैल्यू थी आज से 10 साल पहले, आज के टाइम पे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। और ट्रांसफॉर्मर्स को जो मेजर रेवेन्यू आता था वो स्पेशल एडिशन टॉयज से ही आता था। लेकिन मूवी इतनी गंदी तरीके से स्टोरी लाइन को दिखा रही थी कि बच्चों का इसके अंदर इंटरेस्ट बना ही नहीं, जिस वजह से बच्चों के अंदर इस फ्रेंचाइजी के टॉयज का क्रेज ऑटोमेटिकली कम हो गया। सो दैट इज वाई मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ज्यादा कूल था, इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक था, हॉलीवुड ने इसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि इन्होंने मार्वल की तरह लॉन्ग टर्म तक नहीं सोचा, इन्होंने बस ये सोचा कि इस साल मूवी रिलीज करेंगे, $1 बिलियन कमाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। अगर ये हर 5 मिनट में गाड़ियां उड़ाने के बजाय अपने स्टोरी लाइन में थोड़ा सा भी कॉमिक का यूज कर लेते तो शायद आज ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइजी एक अलग ही लेवल पे होती। और ऑनेस्टली आज जब मैं ट्रांसफॉर्मर को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है मेरे उस छोटे से वर्जन के लिए, जिसे ये लगता था कि असल में गाड़ियां जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर आज के टाइम पे जो गाड़ियों को लेके एक स्पेशल फीलिंग है वो इसी फ्रेंचाइजी की वजह से ही है। सो यही कुछ रीजंस है क्यों लोग आज के टाइम पे ट्रांसफॉर्मर्स को भूल चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना व्हाट यू थिंक अबाउट दिस।